हेलो, नमस्ते। आज हम आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर के बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम मूल्यांकन या आकलन कहते किसे, इसके बारे में जानेंगे। मूल्यांकन का तात्पर्य होता है कि हमारी एग्ज़ाम लेना, बच्चों के ओरल एंड रिटन टेस्ट लेना, बच्चों की जो परीक्षाएं होती है। तो कहने का तात्पर्य कि मूल्यांकन हमेशा कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के बाद में होता है, यानी कि जब हमारी पूरी टीचिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद में जो लिखित परीक्षाएं ली जाती है उसे मूल्यांकन कहते हैं। और मूल्यांकन में जैसे कुछ होते हैं, मानदंड निर्धारित होते हैं। मतलब मूल्यांकन लेने से पहले हम अंकों का निर्धारण करते हैं। जैसे बच्चों के हम उसको 91% से ज़्यादा आए तो हम उसे ए प्लस ग्रेड देंगे, किसी ए देंगे, बी प्लस ग्रेड देंगे, सी देंगे। तो इस प्रकार हम कुछ मानदंड निर्धारित करते हैं। तो पूर्व में भी हम परीक्षा लेने से पूर्व कुछ मानदंड निर्धारित करते थे। जैसे जिस बच्चे के 36% आएंगे वो बच्चा पास कहलाएगा, अन्यथा वो फेल हो जाएगा। जिस बच्चे के 48 से 68% के बीच में परसेंट आएंगे वो बच्चा द्वितीय श्रेणी में आएगा। जिसके 60 से अबव परसेंटेज होंगे वो बच्चा प्रथम श्रेणी में आएगा। और जिसके 75% से अबव होंगे उसका उस विषय में विशेष योग्यता कहलाएगी। तो इस प्रकार हम जो मूल्यांकन लेते हैं, इवैल्यूएशन लेते हैं, उसमें कुछ हम मानदंड निर्धारित करते हैं। और ये हमारा पूरा जब टीचिंग प्रोसेस पूरा होता है तब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, उनको अंक एवं ग्रेड देते हैं। जबकि आकलन जो होता है, असेसमेंट, आकलन को कहते हैं असेसमेंट जब टीचिंग प्रोसेस चल रहा होता है तब होता है। मूल्यांकन तो जब टीचिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है तब होता है। और जबकि ये आकलन जो है जब टीचिंग प्रोसेस चल रहा होता है तब स्टूडेंट और टीचर के बीच में आकलन चलता रहता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट का आकलन करता है कि उसका स्टूडेंट सही सीख पा रहा है या नहीं पा रहा है, उसको कोई दिक्कत हो रही है या नहीं। यानी कि वो पूरा अपने स्टूडेंट को देखता रहता है कि स्टूडेंट कैसा है, उसकी कैसी विशेष योग्यता है, किस में वो कमज़ोर है। अगर वो तो अपने पूरे वर्ष भर वो बच्चों को देखता रहता है, अपने स्टूडेंट की कमियों को, अच्छाइयों को देखता रहता है। और उसे एक कहते हैं कि वो मान लो वो अपने नोट करता रहता है उस अपने स्टूडेंट के बारे में। और स्टूडेंट भी टीचर का आकलन करते हैं कि टीचर कैसा है, उसकी शिक्षण पर विद्या कैसी है। तो ये टीचिंग प्रोसेस के दौरान होता है आकलन, जिसमें एक टीचर अपने विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं को, उनकी कमियों को देखता रहता है, कहाँ क्या सुधार करना है देखता रहता है। फिर उसी के अनुसार वो एंड में छात्रों का मूल्यांकन करता है। तो अब हम इनके अंतर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले विषय वस्तु के आधार पर इनमें यह अंतर होता है कि यह रचनात्मक अधिगम की उन्नति होती है। मतलब रचनात्मक अधिगम कब होता है आकलन? जब टीचिंग प्रोसेस चल रहा होता है, यानी कि जब कक्षा में शिक्षण कार्य चल रहा होता है या थोड़े सा समय पर जो बच्चों का जांचते रहते हैं तो वो रचनात्मक आकलन कहलाता है। जबकि मूल्यांकन जो होता है वो योगात्मक आकलन पर होता है। योगात्मक आकलन मतलब बच्चों को अंक एवं ग्रेड देना। योगात्मक आकलन मतलब अंक एवं ग्रेड देना, यानी कि जब हमने बच्चों की एंड में परीक्षाएं ली और बच्चों का हमने मूल्यांकन किया, उसको हमने प्रगति पत्र दिया। मतलब हमने जो साल भर हमने बच्चों को आकलन में तो देखा, फिर उसकी हमने जो परीक्षाएं ली और उसको हमने क्या दिया, एंड में प्रगति पत्र दिया। यानी ये योगात्मक आकलन होगा। फिर केंद्र इसमें जो आकलन में जो होता है, इसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, मतलब इसका केंद्र क्या होता है? टीचिंग प्रोसेस। हाँ, जब टीचर का स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है कक्षा में तो उनको देखता रहता है, उनकी परीक्षाओं को, उनके टीचिंग मटेरियल को देखता है, स्टूडेंट को देखता है।
तो मतलब उन स्टूडेंट को वो नोट करता रहता है, उनकी प्रत्येक गतिविधि को टीचर नोट करता है, तो वो कहलाता है आकलन। जबकि मूल्यांकन में ये होता है क्या सीखा गया है, मतलब इतना जो पढ़ाया है उसमें उसने बच्चे ने क्या सीखा है, उसके कितने नंबर आए हैं, इसका पता मूल्यांकन में चलता है। फिर इसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे। नैदानिक उन क्षेत्रों की पहचान होती है जहाँ पर विद्यार्थी की समस्या होती है, मतलब ये जब टीचिंग प्रोसेस चल रहा होता है तब स्टूडेंट की कमियों का एक टीचर को पता चलता रहता है। नैदानिक मतलब पता लगाना, तो मतलब जो टीचिंग प्रोसेस चल रहा है तब छात्रों की समस्याओं का पता लगाना आकलन कहलाता है। जबकि इसमें होता है निर्णयात्मक। निर्णयात्मक मतलब यहाँ पर हमने बच्चों की कमी का पता लगा लिया है, फिर हमने बच्चों को अंक एवं ग्रेड दे दिए, मतलब उसको नंबर दे दिए हैं, तो ये कहलाएगा हमारा मूल्यांकन। फिर इसमें मुख्य भूमिका के बारे में, मुख्य भूमिका विद्यार्थी एवं मूल्यांकनकर्ता दोनों की होती है। आकलन किस में चलता है, विद्यार्थी और स्टूडेंट दोनों में ही चलता रहता है, दोनों ही आकलन करते रहते हैं। स्टूडेंट टीचर का करता है और टीचर भी स्टूडेंट का करता है, दोनों आकलन करते हैं। और मूल्यांकन में जो होता है इसमें सिर्फ मूल्यांकनकर्ता की, मतलब इसमें तो सिर्फ मूल्यांकनकर्ता कौन होगा, शिक्षक मूल्यांकनकर्ता होगा और वो अपने स्टूडेंट को अंक एवं ग्रेड देगा। फिर इसमें नेक्स्ट है 5 मुख्य भूमिका, तो ये हुई। फिर 5वां है प्रतिपुष्टि का आधार, मतलब फीडबैक कैसे मिलेगा। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, तो इसमें व्यापक निरीक्षण पर आधारित मजबूत एवं कमज़ोर पक्षों के रूप में, मतलब कि जब टीचिंग प्रोसेस चल रहा है तब टीचर स्टूडेंट की कमजोरी को भी देख रहा है और अच्छाई को भी देख रहा है और उसे वह नोट कर रहा है। तो टीचिंग प्रोसेस के दौरान छात्रों की कमियों का, अच्छाइयों का पता लगाना और उन्हें फीडबैक देते रहना आकलन कहलाता है। जबकि मूल्यांकन में क्या होगा, पूर्व निर्धारित मानक पर आधारित गुणवत्ता के स्तर के रूप में। अब हमने पहले अंक निर्धारित कर दिए थे कि 91 से जिसके अगर परसेंट आए उसको हम A ग्रेड देंगे, तो जिसके हम 91 से ज़्यादा आ गए तो उसको हमने A+ ग्रेड दे दी। तो ये हमारा हो गया मानक पर आधारित गुणवत्ता के स्तर के रूप में मूल्यांकन। फिर नेक्स्ट है अब रिपोर्ट में वर्णन। तो इस आकलन में होगा विद्यार्थी के मजबूत बिंदु और किस प्रकार विद्यार्थी अपने प्रदर्शन को उन्नत कर सकता है, अथवा रचनात्मक आलोचना। इसमें टीचिंग प्रोसेस के दौरान छात्रों के मजबूत और कमज़ोर दोनों पक्षों का पता लगाते हैं और छात्रों को एट ए टाइम फीडबैक देते हैं। मतलब जब टीचिंग प्रोसेस चल रहा होता है तभी छात्रों को फीडबैक दे दिया जाता है कि यहाँ पर आप सुधार करें, तो वो हो जाएगा आकलन। और कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक आकलन वही होता है जब टीचिंग प्रोसेस चल रहा होता है और स्टूडेंट को टीचर फीडबैक देता है कि इसमें यहाँ आपके सुधार की आवश्यकता है, तो वो हो गया अपना रचनात्मक आकलन। फिर इसमें जो मूल्यांकन में जो रिपोर्ट में वर्णन होता है वो प्रदर्शन की गुणवत्ता पूर्व निर्धारित मानदंड पर, मतलब अब छात्रों ने कैसे परीक्षाएं दी है, कैसे उन्होंने लिखा है, उन्होंने मौखिक टेस्ट कैसे दिया है, रिटर्न पेपर कैसे दिया है, सब प्रश्नों के आंसर दिए हैं या नहीं। तो इसमें पूर्व निर्धारित मानदंड के आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं और इसमें हम कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ बच्चों की तुलना करते हैं मूल्यांकन में। अब हमने बच्चों को अंक एवं ग्रेड दी, फिर हम दूसरे बच्चों के साथ तुलना करेंगे कि इस बच्चे का क्लास में फर्स्ट रैंक बना है, मोहन का फर्स्ट रैंक, सोहन का सेकंड रैंक। तो इस प्रकार मूल्यांकन में दूसरे बच्चों के साथ तुलना होती है। फिर रिपोर्ट का उपयोग करता, जब आकलन की जो रिपोर्ट होती है तो उसमें विद्यार्थी अपने प्रदर्शन के सुधार के लिए एवं शिक्षक नैदानिक शिक्षण की योजना बनाने के, मतलब
जो भी रिपोर्ट आती है इसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को ही फ़ायदा मिलता है। स्टूडेंट को तो पता पड़ता है कि मुझे कहाँ सुधार करना है, और टीचर को पता पड़ता है कि अपनी शिक्षण योजना की, कि अब मेरी शिक्षण योजना में क्या कमी है, मुझे कौन सी विधि लेनी चाहिए, मैं कैसे पढ़ाऊँ। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही आकलन होता रहता है। और इसमें जो रिपोर्ट का उपयोग करता है, जैसे अन्य लोग होते हैं, माता पिता रोजगार प्रदान, मतलब इसमें जो रिपोर्ट आई उसको दिखाकर बच्चा कुछ रोजगार प्राप्त कर सकता है। इसलिए फिर रिपोर्ट का उपयोग करता, फिर इसमें विद्यार्थी के प्रदर्शन में सुधार के लिए, अब विद्यार्थी को पता पड़ गया है कि मुझे कहाँ सुधार करना है, तो वो अपने में सुधार कर लेता है कि मुझे मेरे राइटिंग में सुधार करना है, या मैंने जो मैं याद करता हूँ वो सही नहीं है, मुझे मात्राओं की गलतियाँ सुधारनी है, या मेरे और भी जो दूसरे व्यवहारिक गुण है उसमें मुझे डेवलप करने, तो उसको पता पड़ जाता है। क्योंकि रिपोर्ट में हम जो छात्रों का जो हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर जो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें हम छात्रों के नैतिक गुणों का भी वर्णन करते हैं कि छात्र कैसा है, छात्र समय पर आता है नहीं आता है, छात्र अनुशासन में कैसा है। तो इससे विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार होता है। फिर नेक्स्ट विद्यार्थी के संबल में निर्णय लेने के लिए, इसमें होगा मतलब अब छात्र को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल गई है इस पूरे में, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसके सभी का वर्णन किया गया है, शैक्षिक और सहशैक्षिक पक्ष दोनों का ही इसमें मूल्यांकन किया गया है। तो इससे छात्रों को अपनी कमजोरी और अच्छाई का पता चल जाता है, कहाँ उसका लेवल अच्छा है, उसे भविष्य में क्या करना चाहिए। तो छात्र का शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्ष का इसमें वर्णन होता है मूल्यांकन में। तो छात्रों को अब पता चल जाता है और वो अपना एंड में वो अपना निर्णय ले सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो आकलन होता है वो टीचिंग प्रोसेस में चलता है, जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही होती तब, और जो मूल्यांकन होता है जब पूरी टीचिंग प्रोसेस हो गई है, हमने बच्चों की लिखित और मौखिक परीक्षाएं ली है, उसकी मार्कशीट बनाई है, फिर उसमें शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों ही पक्षों का हमने उसमें बताया है कि स्टूडेंट का स्तर कैसा है। तो ये होता है मूल्यांकन। तो आज हमने आकलन और मूल्यांकन के बारे में जाना, और आकलन और मूल्यांकन की अन्य वीडियो भी दे रखी है, और इसमें आकलन और मूल्यांकन में अंतर के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।